हेलो एवरीवन। कल और परसों हमने पढ़े थे वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जिसमें हमने 8 पॉइंट्स के बारे में हमने पढ़ा था, जिनमें हमने परसों जो 4 पढ़े थे वो थे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। जो कल हमने पढ़े थे उनके नाम थे स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेड क्रेडिट, कमर्शियल बैंक्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। उसके साथ ही हमारा आईसीडी क्योंकि सिलेबस कट ऑफ हो चुका है तो ये हमने नहीं करना था। अब हमारा था 7 चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है हमारा जीडीआर, एडीआर और आईडीआर। ये आपको शायद पेजेस देख के थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप एक पढ़ लोगे, सिर्फ आपको जीडीआर पढ़ना है, आईडीआर और एडीआर आपको बाद में हंसी आएगी कि ये क्या था। मैं एक बार थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी। 1991 में जब श्री मनमोहन सिंह इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आए थे। वो एलपीजी उन्होंने लॉन्च किया था इंडिया में। एलपीजी काफ़ी फेमस चीज़ है इंडिया में। आपको एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आपको पता भी होनी चाहिए, और वैसे तो ये आगे +2 क्लास में आपका पूरा टॉपिक रहेगा भी, तो आपको क्लियर हो भी जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो एलपीजी का मतलब है यहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में आपको बेसिकली मतलब बता रहा था कि होता क्या क्या है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी इकोनॉमिक बैरियर से, किसी भी रोक टोक से इसको मुक्त कर देना। मतलब कि कोई भी बिजनेस किसी भी तरीके से कर सकता है। लाइसेंसिंग हटा देना, कोई कोटा सिस्टम हटा देना, बैरियर सब हटा देना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट के हाथ में था अब वो पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेस के हाथ में जा रहा है। मतलब कि पब्लिक अपना शेयर जो है वो बेच के पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेस को दे रही है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है जैसे जो बिजनेस अगर इंडिया में हो रहा है तो वो नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके ऑल ओवर द वर्ल्ड हो पा रहा है। ये चीज़ मतलब होती है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब मैं आपको यहीं बता देता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी उस टाइम पे, क्यों ऐसा करना पड़ा था। ऐसा कहा गया, ऐसा एक स्टैट है कि 1991 में इंडिया के पास अपने खर्चा चलाने के लिए सिर्फ 10-12 दिन के ही पैसे बचे हुए थे, उससे ज़्यादा नहीं थे। तो सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर जो उस टाइम थे मनमोहन सिंह, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने रहे, आप जानते हैं सभी उनको, तो उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए थे और एलपीजी लॉन्च किया था। एलपीजी से क्या हुआ, जो इंडियन कंपनीज थी वो फॉरेन कैपिटल मतलब कि जनरेट कर पा रही थी इंडियन कंपनीज के बाहर से भी, मतलब इंडिया के बाउंड्रीज के बाहर से भी। अब जैसे नॉर्मली क्या होता है कि शेयर्स या डिबेंचर्स हैं, अगर आपको इशू करने हैं, जैसे हम पढ़ ही रहे हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में कि शेयर्स डिबेंचर हम इशू कर सकते हैं, तो सिर्फ इंडियन कंपनीज अपनी कंट्री के ही लोगों को इशू कर सकती है। लेकिन एडीआर, जीडीआर जो है, इसका मतलब है, एडीआर का मतलब होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। मतलब कि एक तरह से नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके जो भी हम पैसा जनरेट कर रहे हैं इन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के थ्रू, उन्हें हम बोलते हैं जीडीआर और एडीआर। बस थोड़ा सा बहुत छोटा सा डिफरेंस है जीडीआर और एडीआर के बीच में, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या डिफरेंस होता है। द सिक्योरिटीज इशूड अब्रोड आर कोल्ड यूरो इशू। मतलब इनको यूरो इशू भी बोला जाता है क्योंकि ये यूरो डॉलर्स में ही, यूरोज में या फिर यूएस डॉलर्स में इशू किए जा सकते हैं। यूरो इशू इज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस फॉर द इंडियन कंपनीज। जैसे कि इंडियन कंपनी से रिलायंस है, इन्होंने जीडीआर इशू कर रखा है। जीडीआर एक तरह से मतलब है कि इंडियन कंपनी आउटसाइड द इंडिया शेयर से डिबेंचर्स के थ्रू फाइनेंस को जनरेट कर रही है, उसे हम बोलते हैं जीडीआर एंड एडीआर। जीडीआर का मतलब होता है कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड एडीआर का मतलब होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो होती है उसमें सिर्फ इंडियन कंपनीज अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में ही अपने स्टॉक को या शेयर डिबेंचर्स को लिस्ट करा सकती हैं। और ग्लोबल का मतलब होता है कि वो अमेरिका में भी करा सकती है और यूरो कंट्रीज़ में भी करा सकती है, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी करा सकती है। कहाँ पॉइंट लिखा था ये, मैं आपको दिखाता हूँ, कहीं लाइन थी ये, हाँ ये रहा। इसको हम यूरो इशू भी बोलते हैं, या फिर इसको जीडीआर भी बोल सकते हैं, या फिर इसको एफसीसीबी भी बोल सकते हैं, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। दीज जीडीआर्स एंड एफसीसीबीज कैन लिस्टेड ऑन ऑल द यूरोपियन एंड अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। आप जैसे सभी को पता ही है कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी है, वैसे ही अमेरिकन स्टॉक, हर कंट्री में अपना अपना स्टॉक एक्सचेंज होता है, जो उसमें आपको पहले अपने शेयर्स को या अपनी कंपनी को लिस्ट कराना होता है। उसके बाद ही आपकी कंपनी जो सिक्योरिटीज़ हैं, शेयर डिबेंचर वगैरह, जो भी कुछ बॉन्ड्स वगैरह, जो भी कुछ सिक्योरिटी है, वो वहाँ पे आपकी सेकेंडरी मार्केट में बिक सकती है, नहीं तो नहीं बिक सकती है, पहले आपको लिस्ट कराना पड़ेगा। तो इंडिया के जो 2 फेमस स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है NSE, या उसे हम निफ्टी भी बोलते हैं।
दूसरा है BSE, उसका मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसका दूसरा नाम भी है सेंसेक्स। फिर अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है, इसका नाम है NASDAQ, NASDAQ। ये आपको याद रहना चाहिए एज ए कॉमर्स स्टूडेंट। वैसे कहीं भूल भी जाओ तो वैसे लिख भी सकते हो, अगर ना भी भूल जाओ तो भी ऐसे अच्छा ही रहेगा। The sale and purchase of only those securities can be transacted on one stock exchange where they are listed in the euro issue like the GDR. Another security is added which is known as ADR। जैसे GDR होता है वैसे ही ADR होता है, बट डिफरेंस क्या है? GDR जो है अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़ में हो सकता है और ADR सिर्फ अमेरिकन कंट्रीज़ में हो सकता है। बस सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस है ही नहीं। आप बताता हूँ कि GDR एग्जैक्टली होता क्या है। GDR एक तरह से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पे कंपनी, इंडियन कंपनीज़ या कोई भी कंट्री की कंपनीज़ US डॉलर्स में अपनी शेयर्स को इशू करके फॉरेन कैपिटल जनरेट कर सकती है या ऑब्टेन कर सकती है। दे आर ट्रेडेड इन ऑल दोज फॉरेन शेयर मार्केट्स वेयर दे हैव बीन लिस्टेड। जहाँ पे भी वो उनकी स्टॉक एक्सचेंज में जहाँ पे भी उनकी कंपनी के शेयर्स लिस्टेड हैं, उस एरिया में वो अपनी कंपनी के लिए फाइनेंस जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द GDRs इशूड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज आर लिस्टेड ऑन द न्यू यॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। पता नहीं NASDAQ कहाँ नाम लिखा भी है कि नहीं लिखा बुक में, कहीं ना कहीं तो लिखा होना चाहिए था, चलो शायद आगे होगा। देयर फॉर ट्रांजेक्शन्स ऑफ सेल्स और परचेज ऑफ दिस GDRs कैन बी मेड ओनली ऑन दिस स्टॉक एक्सचेंज। मतलब GDR का बेसिकली मतलब क्या हुआ, जब कोई भी कंट्री की कंपनी अपनी फॉरेन कैपिटल को जनरेट करने के लिए अपनी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स या कोई भी तरह की सिक्योरिटी किसी US डॉलर्स में इशू कर रही है किसी और कंट्री में, उसकी स्टॉक एक्सचेंज में पहले अपने को लिस्ट कराने के बाद में, उसे हम बोलते हैं GDR। और एक GDR की वैल्यू 2 शेयर्स होती है या मल्टीपल शेयर्स भी हो सकती है। फीचर्स क्या क्या है इसके? GDR कैन बी लिस्टेड ऑन एनी अमेरिकन एंड यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज। 1 GDR कैन रिप्रेजेंट मोर देन 1 शेयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 GDR इज इक्वल टू 2 शेयर, जैसे मैंने अभी बताया ही था। द बियरर और होल्डर ऑफ द GDRs कैन गेट देम कन्वर्टेड इनटू द शेयर्स। मतलब GDR का मतलब शेयर्स नहीं होता है, GDR का मतलब एक अलग तरीके की सिक्योरिटी है। GDR को जो उसका होल्डर होता है या जो बियरर जिसके पास वो है, वो उसे चाहे तो शेयर्स में कन्वर्ट करा सकता है। होल्डर ऑफ द GDR उसके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है मेंबरशिप मैनेजमेंट में, जैसे कि शेयर होल्डर्स के पास होता है। डिविडेंड भी इन्हें शेयर्स की तरह ही मिलता है जैसे कि शेयर होल्डर्स को नॉर्मली मिलता है। GDR जो होते हैं US डॉलर डिनोमिनेशन में होते हैं, मतलब कि किसी और करेंसी में नहीं होते हैं, सिर्फ US डॉलर्स में होते हैं। अब इसके इशू प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले इशूइंग कंपनी जो होती है वो अपने कंपनी थोड़े GDR जो इशू कर रही होती है वो अपने डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को दे देती है। डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक वो होता है जो एक तरह से उसके बिहाफ पे GDR को इशू करता है पब्लिक में। फिर वो DCB जो होता है, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक जो है, वो दूसरी कंट्री के जहाँ पे वो GDR अपना इशू करना चाहती है उस कंट्री के ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को दे देती है, और वो बैंक फर्दर फॉरेन इन्वेस्टर्स को वो चीज़ इशू कर देता है और उससे पैसा लेके वापस इशूइंग कंपनी के पास आ जाता है। तो ये है इशू प्रोसेस ऑफ GDRs। आप ध्यान से सुनना मैं जो बोलने वाला हूँ इन एडवांटेजेस के बाद में। अब इसके एडवांटेजेस क्या है GDR के? पहला है गेटिंग फॉरेन कैपिटल। अब फॉरेन कैपिटल जनरेट करना किसी भी कंपनी का ड्रीम होता है, हर एक के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है फॉरेन कैपिटल होना, क्योंकि आज के टाइम पे इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है। क्योंकि आज के टाइम में नेशनल बिजनेस जो है नेशनल बाउंड्रीज में नहीं रुका हुआ है। इंटरनेशनल बिजनेस होने की वजह से आपको एक्सटर्नल कंट्रीज़ की जो आउटसाइड कंट्रीज़ हैं या जो आउटर जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया के अलावा जो भी है कंट्रीज़ हैं, उनको आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और वो इंडियन रुपीज़ नहीं लेते हैं। मेजरली जो इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो बेसिकली 2 ही करेंसीज में हो सकती हैं, या तो यूरोज़ में या फिर US डॉलर्स में। मेनली US डॉलर्स में ही होती है, इसलिए ही GDR US डॉलर में ट्रांजेक्शन होती हैं इसमें। तो बाहर जब आपको पेमेंट करनी होगी तो उसके लिए आपको फॉरेन कैपिटल चाहिए होगी, फॉरेन करेंसी चाहिए होगी, तो वो भी आप इसे जनरेट कर सकते हो GDR इशू करके। नेक्स्ट है मोर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी पॉइंट का मतलब होता है कि आपके पास कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी है, आप टाइम पे किसी को पेमेंट कर पा रहे हो। तो GDR में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लिक्विडिटी होती है एज़ कम्पेयर टू द शेयर्स, बिकॉज दे आर इशूड बाय द फाइनेंशियली साउंड कंपनीज। इन अदर वर्ड्स दे कैन बी सोल्ड ईजिली। शेयर्स को बेचना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि उसके पहले कस्टमर इतना मिलेंगे नहीं, क्योंकि अगर कंपनी अच्छी नहीं है इतनी तो शायद उसके शेयर कोई खरीदना ना चाहे। लेकिन GDR सिर्फ वही कंपनी इशू करती है जो इतनी फाइनेंशियली साउंड होती है, बहुत अच्छी चल रही होती है।
तो उसमें काफ़ी लिक्विडिटी रहती है शेयर होल्डर या GDR होल्डर्स के लिए कि वो ईजिली बेच सकते हैं। इंक्रीज इन द गुडविल ऑफ कंपनी, जैसे अगर वो कोई फाइनेंशियल साउंड कंपनी है वही GDR को इशू कर रही है, उसकी रेपुटेशन भी काफ़ी बढ़ जाती है। अगर वो जो GDR है उसकी बिक रही हैं, एक कंट्री के बाहर भी उसके GDR का बढ़ रहे हैं, तो एक तरह से उस कंपनी का नाम भी बढ़ रहा है, फॉलोवर्स भी बढ़ रहे हैं। लोअर फ्लोटेशन कॉस्ट, अब फ्लोटेशन कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। किसी भी सिक्योरिटी को इशू करते टाइम जो हमारा खर्चा आता है, जैसे कि प्रोस्पेक्टस इशू करना या एडवर्टाइजमेंट करना, इस तरह के जो खर्चे होते हैं ये आते हैं इस तरह फ्लोटेशन कॉस्ट में, जो एक तरह से किसी सिक्योरिटीज़ को बेचने के लिए जो उसके अलावा जो खर्चा होता है वो सब आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। लेकिन GDR इशू करने में कंपनी का कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आती है, शेयर्स इशू करने में ज़रूर आती है। उन्हें प्रोस्पेक्टस छापना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, किसी को कमीशन देना पड़ेगा, ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, तो वो यहाँ पे नहीं होता है। नेक्स्ट है बेटर शेयर प्राइस, अ कंपनी अर्न्स मोर प्राइस बाय इशूइंग GDR इशू करके कंपनीज को ज़्यादा प्राइस मिलता है, क्योंकि एक तरह से एक शेयर कितने रुपये का हो सकता है, उससे ज़्यादा वैल्यू का GDR होता है। फिर है स्कैटर्ड शेयर होल्डर्स। स्कैटर्ड का मतलब, वर्ड का मतलब होता है फैला हुआ। तो GDR होने की वजह से जो शेयर जो डोमेस्टिक बाउंड्रीज से क्रॉस करके जो होल्डर्स होते हैं वो काफ़ी फैल जाते हैं। उनका जो एरिया रहता है, कवरेज एरिया जो रहता है, सिर्फ नेशनल बाउंड्रीज के अंदर सीमित नहीं रहता है, वो काफ़ी फैल जाता है। मतलब कि अब इंडिया से बाहर भी, न्यूयॉर्क में भी है, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी है, तो काफ़ी फैल जाता है, तो स्कैटर्ड हो जाता है शेयर होल्डर जो होते हैं। अब ये था आपका GDR। अब मैं आपको बताता हूँ कि ADR क्या होता है। ADR का और GDR में दो ही छोटे से डिफरेंसेस हैं। एक तो है नाम का कि GDR में ग्लोबल है, इसमें अमेरिकन है। दूसरा डिफरेंस है कि ये अमेरिकन में होता है, वो अमेरिकन प्लस यूरोपियन में होता है। दिखाता हूँ मैं आपको। ADR इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विद द नॉन US कंपनीज, जो US की कंपनी नहीं है, कोई भी कंट्री की कंपनी हो सकती है, वो अपनी, यहाँ पे लिखा हुआ नास्डैक, यहाँ पे लिखा हुआ नास्डैक का नाम, शुक्र है कहीं ना कहीं तो मिल ही गया। तो जो नॉन US कंपनीज है, जैसे कोई इंडियन कंपनीज है, कोई जापानीज़ कंपनीज है, वो अपने ADR मतलब कि डिपॉजिटरी रिसिट जो है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में, जिसका नाम है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक, वहाँ पे इशू कर रही है। इसको हम बोलते हैं ADR। बस खाली ये मतलब था इसका। फीचर्स क्या है, सेम फीचर्स हैं इसके। ADR बस खाली अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कराई जा सकती है। एक ADR का मतलब है कि 2 शेयर्स, होल्डर जो है वो शेयर्स में कन्वर्ट करा सकता है, इसके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, डिविडेंड भी सेम मिलता है, और US डिनोमिनेशन में होते हैं। जो GDR में थे सेम ADR में, बस खाली इतना आपको याद रखना है, इसमें यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं आएगा बस खाली। अब फिर ये इशू प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम टू सेम है। पहले कंपनी अपने जो ADR है वो डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को देगी, फिर DCB आगे ADB को देगा। पहले इसमें ओवरसीज़ डिपॉजिटरी बैंक था, यहाँ पे अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक है, बस खाली इतना डिफरेंस है। वो फिर अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक US डॉलर्स में उसको कन्वर्ट करेगा, देन इंटेंडेड इन्वेस्टर्स को वो बेच देगा। अब इसकी एडवांटेजेस क्या क्या है? गेटिंग फॉरेन कैपिटल, मोर लिक्विडिटी, इशू इन गुडविल, इंक्रीज इन द गुडविल ऑफ द कंपनी, लोअर फ्लोटेशन कॉस्ट, बेटर शेयर प्राइस एंड इंक्रीज इन द स्कैटर्डनेस ऑफ द शेयर होल्डर्स। 6 के 6 एडवांटेजेस सेम है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस खाली आपको GDR समझना है। अगर GDR समझ में आ गया आपको, ADR भी आ जाएगा और IDR भी आ जाएगा। IDR का मतलब क्या होता है? जैसे बाहर की कंपनीज जो नॉन इंडियन कंपनीज हैं, वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को लिस्ट करा के उसको बेचती है। मतलब सेम चीज़ है, जैसे इंडिया के लिए JDR है, वैसे बाहर की किसी कंट्री की कंपनी के लिए IDR है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के लिए। इसका फुल फॉर्म है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट। द एक्चुअल शेयर्स अंडरलाइंग द वुड बी हेल्ड बाय द ओवरसीज कस्टोडियन बैंक। जैसे कि ओवरसीज कस्टोडियन बैंक जो है, जैसे कि एक तरह से काफ़ी सारे बैंक्स हैं जो ओवरसीज कस्टोडियन बैंक का काम करते हैं, उसकी जो इंडिया में ब्रांचेज हैं, या फिर इंडियन डिपॉजिटरी जो है, जैसे दो तरह की इंडियन डिपॉजिटरीज हैं इंडिया में, NSDL और CDSL। ये वैसे बेसिकली +2 का पॉइंट है थोड़ा ये, NSDL CDSL। तो ये 2 डिपॉजिटरीज हैं, इन 2 डिपॉजिटरीज के थ्रू ही आप स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो ये IDR जो है इन डिपॉजिटरीज को दे दी जाएगी, और ये डिपॉजिटरीज इसको डीमेट फॉर्म में लेके, डीमेट का मतलब होता है डीमेटेरियलाइज फॉर्म में लेके, क्योंकि पहले क्या होता था कि शेयर्स और ये डिबेंचर्स जो होते थे वो मटेरियलाइज होते थे, सर्टिफिकेट्स होते थे, मतलब एक तरह पेपर फॉर्म में होते थे। लेकिन वो पेपर फॉर्म खत्म कर दी गई है, डीमेटेरियलाइज करके उसे डिजिटल फॉर्म में कर दिया गया है, मतलब फिजिकल एक्सचेंज उसकी खत्म कर दी गई है।
जैसे कि अगर आप बैंक में पैसा जमा कराते हो तो उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है कुछ टाइम के लिए, और आपके डिजिटल फॉर्म में आपके अकाउंट में पैसे जो है आपके अकाउंट में शो हो रहे होते हैं। उसी फॉर्म में जो इंडियन डिपॉजिटरीज है उसको डीमैट में कन्वर्ट करके ट्रेडिंग उसकी करती है इंडियन शेयर्स में। इंडियन वो मैं बच्चों को बोला था कि 8-10 का क्लास कर लेते हैं। हाँ जी 8-10 के लिए मैंने बोला था 12th क्लास के बच्चों अच्छा। को, लेकिन वो बोल रहे हैं किस टाइम होना है, ज्योग्राफी क्लास है। किस टाइम कह रहे हो आप? ज्योग्राफी 8-10 सुबह से 10 है ज्योग्राफी क्लासेस अच्छा 8 वाले बच्चों की। तब तो फिर सर 8 से तो होगा नहीं, 8 से 9 तक इनकी ज्योग्राफी क्लास होगी, फिर 9 से 10 हो सकता है, 9 से 10 फिर मेरी 10th क्लास वाले मर्ज होगी, क्योंकि 10th क्लास वाले बच्चे बोल रहे हैं कि उसके बाद फिर इनकी वो होती है साइंस की क्लास होगी। ज्योग्राफी में कितने बच्चे, मतलब कितने बच्चे? ज्योग्राफी में और शायद 3-4 बच्चे तो होंगे, आयुष है, अरमान है। तो यहाँ पे आईडीआर क्या होता है, जो नॉन इंडियन कंपनीज, तो आईडीआर का मतलब क्या होता है कि जब नॉन इंडियन कंपनीज इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स या डिबेंचर्स को इशू करती है इंडियन करेंसी में। वहाँ पे जैसे कि था आपका यूएस डॉलर्स में था, यहाँ पे इंडियन करेंसी में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो सेबी कंट्रोल या मैनेज करती है। आपको जो ये जो मैं बता रहा हूँ CDSL, NSDL, सेबी, जो भी मैं आपको इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बता रहा हूँ वो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपके +2 क्लास के हैं। आपको बस खाली इतना ही समझना है कि वैसे ये इसका प्रोसीजर क्या है, जो फिलहाल आपकी बुक में खाली वही समझना है आपको। नेक्स्ट क्लास में ये आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई CDSL होता क्या है, NSDL क्या होता है, सेबी का काम क्या होता है। वैसे शायद से सेबी आपकी बुक में भी शायद आगे हो सकता है या इकोनॉमिक्स में हो सकता है। फीचर्स क्या हैं इसके? आईडीआर जो है फॉरेन कंपनी इशू करती है, आईडीआर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में इशू किए जा सकते हैं, लिस्ट किए जा सकते हैं। इस सिंगल आईडीआर का मतलब है 10 शेयर्स, जैसे कि एडीआर का मतलब 2 शेयर्स था, जीडीआर का मतलब 2 शेयर्स था, आईडीआर का मतलब 10 शेयर होता है। डिविडेंड भी सिमिलरली पे किया जाता है जैसे डिविडेंड शेयर से मिलता है। इनके पास भी कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, ये रुपीज़ डिनोमिनेशन में होते हैं, इनको भी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। सिमिलर फीचर्स हैं, बस खाली एक डिफरेंस है कि वहाँ पे 2 शेयर्स थे, एक आईडीआर की वैल्यू, जीडीआर की वैल्यू, यहाँ पे एक आईडीआर की वैल्यू 10 शेयर्स है। इशू प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। एडवांटेजेस क्या है कि एक तरह से एडिशनल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है इंडियन इन्वेस्टर्स को फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। न्यू प्रोडक्ट मिलता है इंडियन स्टॉक मार्केट को, बाहर का एक प्रोडक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में बिकेगा तो उनको न्यू प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो इंडियन इन्वेस्टर्स जो हैं उनको एक न्यू प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब ये है इंडियंस के लिए, ये है फॉरनर्स के लिए। इंडियंस को क्या बेनिफिट मिल रहा है कि एक तरह से उनको न्यू प्रोडक्ट खरीद रहा है जिसमें कि वो इन्वेस्ट कर पा रहे हैं और रिटर्न उस पर कमा पा रहे हैं। नेक्स्ट है इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स हु वांट टू टेक देयर मनी अब्रॉड ऑन देयर ओन। मतलब एक तरह से उनका रिस्क कम हो जाता है कि जो इंडियंस हैं अपना पैसा अपने आप से ही बाहर ले जाना चाहते हैं, उनके पास उनका रिस्क कम हो जाएगा क्योंकि उनके पास आईडीआर है। नेक्स्ट है फॉरनर से लेके एडवांटेजेस होगा आईडीआर का, इससे कि इशूइंग कंपनी से एक तरह से पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी इंडियन स्टॉक मार्केट में। फिर क्या होगा कि कैपिटल नीड जो कि फॉरेन कंपनीज की वो सेटिस्फाई हो जाएगी कि फॉरेन कैपिटल उनके, क्योंकि इंडिया उनके लिए फॉरेन होगा तो उनकी जो फॉरेन कैपिटल होगी वो जनरेट हो जाएगी। लास्ट इसका एडवांटेज है इट प्रोवाइड्स लिस्टिंग फैसिलिटी टू फॉरेन कंपनीज टू द इंडियन इक्विटी मार्केट या इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में उनकी जो लिस्टिंग फैसिलिटी है वो उनको मिल जाएगी। तो ये था हमारा आज का और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम था जीडीआर, एडीआर एंड आईडीआर। जीडीआर आपको समझ में आ गया तो एडीआर समझ में आ गया, और दोनों समझ में आ गया तो आपको आईडीआर भी समझ में आ गया। तो आपको बेसिकली जीडीआर पढ़ना है और खाली बस छोटे छोटे डिफरेंस है तीनों में, मतलब कि जीडीआर, एडीआर और आईडीआर में डिफरेंस क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जीडीआर में यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन कंट्रीज़ में हो सकती है ट्रेडिंग। एडीआर में ट्रेडिंग आपकी सिर्फ अमेरिकन कंट्रीज़ में हो सकती है, और आईडीआर में इंडियन कंट्रीज़ में हो सकती है, नॉन इंडियन कंपनीज़ की। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक बिक रहा है वो कंपनी उस कंट्री की नहीं होनी चाहिए, दूसरी कंट्री होनी चाहिए। एक तरह से फॉरेन कैपिटल जनरेट करने के लिए ऐसा होता है। जो दूसरा डिफरेंस है वो क्या है कि एक जीडीआर का मतलब और एक जीडीआर और एक एडीआर का मतलब 2 शेयर्स होता है, लेकिन एक आईडीआर का मतलब 10 शेयर्स होता है। तो ये था टॉपिक, और इसी के साथ हमारा 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम कुछ टाइम में शुरू करेंगे 8 चैप्टर जो थोड़ा बड़ा है, 9 चैप्टर भी थोड़ा बड़ा है। ये 2 चैप्टर्स आपके बड़े बड़े रह गए हैं, 10 चैप्टर आपको 3-4 दिन का ही है, वो भी जल्दी ही हो जाएगा। मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आपका बहुत पीछे रह चुके हो। वीडियोस मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जब आप
वापस आओगे तो उस टाइम ऐसा ना हो कि भाई सिलेबस काफ़ी बचा हो, तो आप बाद में वीडियोस देख सकते हो और मुझसे डाउट्स ले सकते हो। तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट मंडे से शुरू करेंगे 8 चैप्टर आपका स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज। थैंक यू।